मैं सुल्तानपुर में छोटे शहर से रहने वाला हूँ, तो घर में भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल का वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग अपडेट रहते थे। हम अपने स्कूल में या कॉलेज में 60-70% वाला मतलब एवरेज स्टूडेंट था। तो होता है कभी कभार ज़िंदगी में आपकी राह जो होती है ना, जहाँ आप चलना चाहो वहाँ नहीं चल पाते हो। तो आज का पॉडकास्ट में आपका स्वागत है एंड मैं मेरे साथ आज जिसको लेके आ रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल कर चुका है, ऑल इंडिया में रैंक 5, अंकित सिंह। एंड प्लीज़ अंकित, एंड मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, वेलकम। थैंक यू सर। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो अंकित, आप बताओ कि ये जर्नी का शुरुआत कब किया था इंजीनियरिंग सर्विस का? पहले तो इंजीनियरिंग सर्विस निकाल सकते हैं, ऐसे हिम्मत कैसे किया एंड लोगों ने कैसे इस चीज़ में रिएक्ट किया कि तुम इंजीनियरिंग सर्विस निकाल सकते हो, जबकि अब तो प्रूफ हो गया कि नहीं, मैं निकाल सकता हूँ। और सिर्फ निकल नहीं सकता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 5, मतलब जो है देश का 5 नंबर इंजीनियर मैं बन सकता हूँ। लेकिन जब शुरू कर रहे थे तब तो सब तो जीरो से ही शुरू करते ना, तो उस टाइम में लोगों का कैसा रिएक्शन था कि जैसे तुमने किसी को बोला कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस दूंगा, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? मैं हरदम अपने स्कूल में या कॉलेज में 60-70% वाला मतलब एवरेज स्टूडेंट था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। तो होता है कभी कभार ज़िंदगी में आपकी राह जो होती है ना, जहाँ आप चलना चाहो वहाँ नहीं चल पाते हो, लेकिन आपको हरदम खुश रहो, जो सर का डायलॉग है वो हरदम आपको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। तो मैं अपनी पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहूँगी, यहाँ तक मैं पहुँचा ही कैसे। तो मैं मैथ्स मेरा स्कूल में बहुत अच्छा था, तो मैं सोचता था कि नहीं, मैथ से मैं बीएससी करूँगा, एमएससी करूँगा और बढ़िया कहीं साइंटिस्ट बनूँगा पीएचडी करने के बाद। तो ऐसा है कि मैं सुल्तानपुर में छोटे शहर से रहने वाला हूँ, तो घर में भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल का वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग अपडेट रहते थे। और 2011 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो उस समय मैं, जैसे होता है जहाँ पे लोकल कॉलेज होते हैं तो जाओ एडमिशन, जब रिजल्ट आता है एडमिशन लो। तो मैं डीयू से करना चाहता था, तो उसमें था कि आपका नंबर अच्छा आना चाहिए, तो वो आ गया था काम भर का कि एडमिशन मिल जाएगा मैथ्स में। तो मैं इधर आया, हमारे एक रिश्तेदार हैं तो उनके घर आया, तो बहुत खुश था, चलो मुझे डीयू में मिलेगा, मैथ्स में एडमिशन ले लेंगे बढ़िया एकदम। तो यहाँ आया तो पता चला जिस कॉलेज मुझे लेना है तो उसका मेरिट के हिसाब से नंबर आ गया था। लेकिन जैसा कि बताया कि छोटे शहर वाले कॉलेज क्या होते हैं, जाओ एडमिशन लो, फॉर्म भरो, तो वो मुझे यहाँ भी लग रहा था कि डीयू में भी ऐसे ही होता है। तो मैं कॉलेज चला गया अपने रिलेटिव के साथ, वहाँ पता चला कि भाई फरवरी में फॉर्म भरा जाता है। तो पता ही नहीं था कि फॉर्म तो यार फरवरी में भरा जाता, अब करना क्या है अपने को। फिर 1-2 जगह पता चला है तो कंफर्म हुआ कि नहीं, हो ही नहीं सकता। तो घर पे फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा सीन है पिताजी, तो पापा कहे कि अच्छा ठीक है, जो डिसाइड करना हो कर लो, आईआईटी की कोचिंग कर लो। तो उस साल मुझे ड्रॉप नहीं करना था, कि मैं सोचा था कि ड्रॉप नहीं करूँगा। तो फिर मैं सोचा कि चलिए पापा से कहा कि 1-2 दिन बताते हैं। तो उस समय हुआ क्या कि पता चला, हमारे एक रिलेटिव आए थे जो साथ में थे, तो उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि यहाँ पे खुली हुई है, इसमें एडमिशन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो मैनेजमेंट कोटा से फर्स्ट बैच में होता है। तो भाई मैं सोचा कि क्या करूं, तो मैं गया वहाँ पे, पता चला कि वहाँ पे ऑप्शन, तब तक मुझे इंजीनियरिंग दिमाग में नहीं था कि इंजीनियरिंग करना है। तो मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मुझसे पूछा ब्रांच क्या लेनी है, तो एकदम मुझे पता ही नहीं था ब्रांच क्या लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैकेनिकल है, सिविल में कोई ठीक है मिल जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में लेना नहीं चाहता, क्योंकि 12th में कंप्यूटर में कैसे एनी हाउ पास हुआ था। तो वहाँ पे पहला ऑप्शन मैकेनिकल दिया, दूसरा सिविल दिया। अब मैनेजमेंट कोटा का कॉलेज था, तो हुआ कि मैकेनिकल में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे मैकेनिकल कंप्लीट हो गई, एनी हाउ हो गया कंप्लीट। अब हुआ कि जैसे सब इंजीनियर को डाउट कि भाई अब करना क्या है, तो तैयारी करने को सोचा, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन। तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैं कोचिंग ज्वाइन किया, 2-3 महीने इसमें चला गया पता करने में। तो फिर यहाँ पे मैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कोचिंग कंप्लीट हुआ, तो फिर हुआ कि अब पुराना मुझे वो जग गया कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है। लेकिन 2016 में मेरे गेट में नंबर बेकार हो गए थे, तो आईआईटी में नहीं हुआ था, एनआईटी मिल रहा था, तो मैंने फिर नहीं लिया, स्किप किया। मैं कहा 1 साल अब इंजीनियरिंग सर्विसेज को देना चाहूँगा,
जैसा कि 2015 में बताऊं कि आपको कि मेरी एज नहीं थी, एज 21 चाहिए होती, तब नहीं थी, तब अटेम्प्ट नहीं ले पाए थे 16 वाला। फिर मैं 17 के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज की कोई बताया, थोड़ा सा गेट से और आईआईटी से भी मन उठ गया था कि नहीं, जो करना चाहते हैं लाइफ में वो हो नहीं रहा है, थोड़ा सा दुखी थे, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ वो किए, प्रेफर किए। सर से भी डिस्कस किए, सर ने कहा कि हाँ आप कर सकते हो, करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो और आराम से कर सकते हो। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करने को सोचा। 2017 पहला अटेम्प्ट था, तो मैं अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहता था, और पुराना कहीं आईआईटी का दिमाग में था कि हाँ आईआईटी में अच्छे लड़के जाते हैं, तो मैं ऐसी आईआईटी चुना कि जहाँ पे तैयारी हो सके, लोड ना रहे। तो मैंने आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ से मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का सफ़र चालू हुआ। तो 2017 में मैं तैयारी किया, तो प्रीलिम्स निकल गया मेरा, और लेकिन मेंस नहीं हो पाया। मेंस बहुत मार्जिन से नहीं हो पाया था, जो मेंस का कट ऑफ ज़्यादा था, तो वहाँ से 60 या 70 नंबर के अप्रॉक्स नहीं कम था। तो मैं हार नहीं माना, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होता है इतना। फिर मैंने 2018 में फिर किया जोश के साथ एकदम, वहाँ पे फिर मैंने तैयारी किया, और इस बार भी नहीं हो पाया मेंस में। प्रीलिम्स हो गया था, तो मेंस में लेकिन इस बार 10-12 नंबर से नहीं हुआ, तो काफ़ी क्लोज था। तो उत्साहित था कि नहीं चलो इस बार अगली बार हो जाएगा। तो मेंस का आइडिया भी पता चल गया था अपने को कैसे करना है। और फिर मैंने 2019 का अटेम्प्ट ट्राई किया, तो उसमें भी प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में भी पहुंच गया। तो काफ़ी मन को राहत हुआ, हाँ 2-3 साल का मेहनत हमारी थोड़ा सा रंग लाई है, और इंटरव्यू में पहुंच गए। तो इंटरव्यू में लेकिन नहीं हुआ, इंटरव्यू में मार्जिन ज़्यादा था उस समय, कह सकते हैं 24 नंबर था। तो फिर मैंने यहाँ पे, लेकिन होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो मेरे अंदर एकदम आ गया कि भाई 2 बार प्रीलिम्स निकल गया है, 1 बार इंटरव्यू पहुँच गए हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ होता है तो आदमी सोचता है अरे ये तो हुआ है एकदम, वो तो मुझसे हो ही जाएगा। तो फिर मैंने, जो सर कहते हैं कि रिवीजन करो हरदम, तो रिवीजन वाला प्रीलिम्स तो समझ गया कि ये तो हवा है मेरे लिए, कुछ नहीं, इसको करना ही नहीं है। फिर मैं सोचा कि चलो अब डायरेक्ट इंटरव्यू और मेंस के लिए करते हैं। तो वहाँ पे यूपीएससी, जैसा कि सर बताते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल पेपर आ गया। अब मेरा प्रीलिम्स में मेरी खुद की हवा निकल गई, जो मैं यूपीएससी की हवा समझ रहा था, तो प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पे मुझे सेटबैक मिला। फिर मैं अपनी जितने टीचर हैं उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इधर एमटेक भी कंप्लीट हो गया था, पीएचडी मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैं तैयारी में 2-3 साल दे चुका था कि, और कंटिन्यू करना चाहता था तैयारी, लग रहा था एक होप थी हो जाएगा। तो यहाँ पे सर से मैं कनेक्ट किया, सर आपको कई बार आप भी कनेक्ट करेंगे, तो हर बार तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप तैयारी कर रहे हो चाहे तैयारी के बाद। तो सर के साथ जो आपका नोट्स वगैरह का सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, प्लस इमोशनल और सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, वो लाइफ में कई बार बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय मुझे लगा कि एक बार सर से मतलब सर ने मुझे मोरल सपोर्ट दिया, तो वो मेरे काफ़ी काम किया। तो मैं 2021 में अच्छे से फिर से देने लगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया था कि प्रीलिम्स में फेलियर होने के कारण, लेकिन मैं प्रीलिम्स में जुट गया। प्रीलिम्स बढ़िया हुआ, मेंस भी बढ़िया हुआ, इंटरव्यू भी थोड़ा सा नहीं हुआ, लेकिन तब भी उम्मीद थी कि हो जाएगा। लेकिन फाइनली 4 नंबर से इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन। तो वो लाइफ का मेरे सबसे बड़ा मेजर सेटबैक था। तो उस समय मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि 4-5 साल लगातार तैयारी पे जब आपको उम्मीद रहती हो जाएगा, तो मैं 2022 का प्रीलिम्स नहीं दे पाया। तो ये थोड़ा सा मेरे लाइफ में सेटबैक था कि मैं जहाँ पे एकदम लग रहा था इस बार हो जाएगा। तो मैंने फिर इसके बाद चीज़ों को अपने सुधारा और थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से लाया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में बताएंगे बाद में कि आसपास के लोग कैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने 23 में अटेम्प्ट दिया। इस बार मेरा फुल्ली फोकस था कि नहीं, इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। एज बैरियर के कारण लास्ट अटेम्प्ट था, और धीरे धीरे हिम्मत भी हार जाती है। तो मैं सोचा था इस बार जो कुछ भी करना है फाइनल सिलेक्शन लेकर ही आना है, कि जो हमारे सर लोग घर पे सब मम्मी पापा भाई और घर वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं इतने साल से, तो उनको रिजल्ट देना ही देना है। तो मैंने प्रीलिम्स में एकदम जुट गया, और जो पिछली गलतियां थी सबको सुधारा, कि एनालिसिस अपना PYQ किए कि जो मेजर टॉपिक हैं उसको मैं पहले कवर किया, इसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ किया, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। मेंस में मैं प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दिया, पर डे का क्वेश्चन किया, PYQ सॉल्व किया, टेस्ट सीरीज लगाया, उसका एनालिसिस किया। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में बहुत लोग होते हैं नंबर वाले होते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि मेन पेपर में और टेस्ट सीरीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ पे फिर मैंने मेंस का बढ़िया दिया, मेंस में भी अच्छे नंबर आए, और फिर मैं इंटरव्यू स्टेज में पहुँचा। इंटरव्यू में एकदम काम था,
और नॉर्मल इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी कैसे क्या था क्या नहीं। और फाइनल रिजल्ट जब आया तो रैंक 5th आई। उस समय मुझे लगा कि एकदम संतुष्टि मिल गई। थोड़ा एज के कारण होता है ना, पेशेंस ज़्यादा हो जाता है, तो बस रिलैक्स एकदम था कि फाइनल सक्सेस मिल गया मुझे। बहुत ही लंबा जर्नी है अंकित का। ये देखो, जो बंदा ठान लेता है कि मैं करके रहूंगा, वो कर ही लेता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आपको क्या लगता है कि बहुत लंबा जर्नी है? इंजीनियरिंग सर्विस का जो सिलेबस तो देखो। आप यूपीएससी वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जहां पे थोड़ा बहुत भी ढीला दिया, 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आप किसी में भी जाके कट जाओगे, आपको फिर रिस्टार्ट, एकदम फिर जीरो से शुरू करना है। और ये जो जीरो से शुरू करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें जीरो से शुरू करना होता है। ठीक है, तो मतलब ये बात है कि आप ऐसे ना सोचे कि जो हमारा शुरुआत करेंगे और एकदम से हो जाएगा। भाई सिलेबस बहुत बड़ा है। इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस बहुत बड़ा है। उसके बाद आपका नॉन टेक एक पार्ट रहेगा जिसमें 8 सब्जेक्ट और रहेगा अदर देन इंजीनियरिंग। तो इसके कारण यूपीएससी एक नाम से ही बहुत बड़ा ऐसे नहीं बन गया, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बंदा को ओवरऑल नॉलेज चाहिए। ओवरऑल का मतलब मैकेनिकल का तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ बाकी ओवरऑल नॉलेज रिक्वायरमेंट है, तब जाके प्रीलिम निकलता है। इसलिए इंजीनियरिंग सर्विस अगर निकलना है तो आपको, मैंने इसलिए हर बच्चे को मैं बोलता हूँ मिनिमम 2 इयर्स, और नहीं तो अभी से लग जाओ। जो सेकेंड ईयर में है सेकेंड ईयर से लग जाओ, जो थर्ड ईयर में है थर्ड ईयर से लग जाओ। तो आपको क्या होगा, पास आउट के बाद दिक्कत नहीं होगा। अंकित का जो टाइम था, उस टाइम में जो हम पढ़ाते थे ऑफलाइन, उस टाइम में क्या होता था कि भाई तुम्हारा कॉलेज पास आउट होंगे, पास होने के बाद हमारे पास आएंगे, फिर हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम शुरू करोगे जर्नी। तो उसमें क्या होता था कि ऑप्शन ही नहीं था भाई। थर्ड ईयर में अगर वो शुरू करना भी चाहता है वो कर ही नहीं सकता, हमारे पास आ ही नहीं सकता। बट नाउ ए डेज अब क्या हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब आप फर्स्ट ईयर से भी शुरू कर सकते हो इसका जर्नी, सेकेंड ईयर से भी शुरू कर सकते हो, थर्ड ईयर से भी शुरू कर सकते हो, फोर्थ ईयर से भी। लेकिन जितना भी अर्ली शुरू करे उतना ही आपका अर्ली सिलेक्शन का चांसेस है, क्योंकि आपको ये पूरा सिलेबस के ऊपर कवर चलाना पड़ेगा। आप बताओ, जो बंदा प्रीलिम्स एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम दिया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में जाके काट हुआ, वो होता ही है। क्योंकि जो स्टूडेंट है, जो देखो कंपटीशन है, उसमें ऐसा तो बात नहीं है कि कंपटीशन में इतना नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, उसके बाद ऑल इंडिया में तुमको 5 में रैंक लगाना है, 10 में रैंक लाना है। अगर ऐसे लेके आना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपका कोई एक स्टेज में भी गलती अलाउ नहीं है। प्रीलिम में कोई सब्जेक्ट में गलती हो गया, वो तुमको काट दिया, फिर उसके मार्क्स कम मिल गया, तुम आप फाइनली कुछ नहीं कर पाओगे। तो सारा चीज सही जाना चाहिए, प्रीलिम्स भी पूरा सही जाना चाहिए। जैसे बोला 2023 में मेरा सारी चीज सही गया। और इसमें ये भी था कि भाई आप मतलब आप नहीं तो कभी नहीं, तो पूरा जी जान लगा दो। और दूसरा बात है कि स्टूडेंट सबसे पहले जो री प्रिपरेशन करता है, वो सोचता क्या है, मैं जानता हूं। और वो सबसे बड़ा गलती है कि आप जानते थे, आप नहीं जानते हो। 1 साल पहले आप जानते थे, 1 साल बाद आप जब एग्जाम सेंटर में जाके बैठोगे, वो जो जानते थे वो भी आपका दिमाग में नहीं आएगा। मैं ये कहता हूँ, जो बंदा इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, जो इंजीनियरिंग पास कर चुके हो, अगर तुमको क्लास 10 में जाके बोला हिस्ट्री का पेपर आप दे दो, जियोग्राफी का पेपर आप दे दो, 90% बच्चे फेल कर जाएगा। क्यों? तुम तो उस टाइम में 90% मार्क्स लेके आए थे, 95% मार्क्स लेके आए थे, किसी का 98% मार्क्स है, किसी का 100 भी है। तो फिर अभी क्या हो गया? क्योंकि तुम जानते थे, अभी नहीं जानते हो। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? प्रॉपर रिवीजन। आप रिवीजन जो करेगा तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए तो आप जानते थे, आपने रिवीजन कर लिया, तो आप एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने जानते थे, मैं तो जानता हूं करके चले जाएंगे,
तो इसमें तो फिर जानता हूँ ही हो जाएगा। फिर आप एग्जाम सेंटर में जाके धुआं देख के आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे नहीं, मैं तो मुझे लगता है ये होने वाला है, और ये लगता है से ही आपका फेलियर होगा। क्योंकि ये चीज़ जो है, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बार जितना बार आप स्टार्ट करता है, हमेशा हम कहता है रीस्टार्ट, मतलब आपको समझना है जीरो से मुझे शुरू करना है। अगर आपने देखा कि मेरा शुरुआत जीरो से हो रहा है, जीरो से ही आपको हमेशा शुरुआत करना है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं जानता था तो ठीक है, दोबारा रिवीजन करने में क्या खराबी हो जाता है। दोबारा रिवीजन करोगे तुम्हारा टाइम कम होगा ना फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यस सर। आप जो जाना हुआ चीज़ है, जो आपका बिल्कुल जानते हो चीज़, उसको भी रिवीजन करोगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम कम लगेगा। तो ऐसा नहीं होती कि दोबारा रिवीजन करने से आपका कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे, वही टॉपिक जो आप जानते थे उसी में डुबा देता है। यूपीएससी जैसे कोई स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं लेता है। इस साल जिस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अगले साल उसी सब्जेक्ट को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी कर देंगे। दूसरा बात है, सिलेबस में ऐसा सब्जेक्ट घुसा रखा गया जो मैकेनिकल के साथ साथ ओवरऑल आपको रिक्वायरमेंट है। आपको रोबोटिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको रिन्यूएबल पढ़ना पड़ेगा, आपको मेकाट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर जीएस वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है कि एक तो मैकेनिकल का सिलेबस, उसके साथ इसका सिलेबस, ये सारा सिलेबस लेके ऐसे किसी को ना लगे कि अंकित का जर्नी लंबा हो गया। लंबा नहीं हो गया। ये इस प्रोसेस का ही, मतलब इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेक्शन लेने का तरीका यही है। अब मैं अंकित से जानना चाहता हूँ, तुमको जब तुम्हारा, जैसे तूने बताया स्कूल में मैंने बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, तो तुमको जब तुमने बोला किसी को कि इंजीनियरिंग सर्विस का मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? किस ने आपको, मतलब मुझे पता है कि लोग डिमोटिवेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, एंड इतना सारे स्टूडेंट के साथ मैं देखता हूँ, सबके साथ होता है। तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसे कांड की जो तेरे से तो तेरा क्या होगा, तेरा से तो मतलब हमें नहीं लगता हो पाएगा, ऐसे टाइप का कोई कांड हुआ है? यस सर। लाइफ में आपके देखिए ऐसे बहुत लोग रहेंगे, जब आप कुछ करने जाएंगे तो पीठ पीछे आपको खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको पीछे खींचेंगे। और मेरे लाइफ में रहे ही होंगे, क्योंकि भाई जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही है, तो ऐसे लोगों की भरमार थी। लेकिन अपना था कि मुझे करना है तो करना है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा, नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि बीटेक मेरा मीडियोकर कॉलेज से था, तो वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचते थे। कोई था सीएस ब्रांच का था, तो उनको सीएस ब्रांच में भाई सॉफ्टवेयर में नौकरी मिल गई, तो हमसे जान पहचान के थे। तो एक साल बाद जब कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ, तो हमारे पास एक दिन फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि भाई किधर है। तो मैं कहा कि IIT BHU से एमटेक कर रहा हूँ। तो उनका लिटरली था कि अरे बड़ा शॉकिंग लग रहा है यार। तो मुझे लगा कि मैं इसको मैसेज किया कि भाई क्यों, तो कह रहा कि अरे बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब वो मुझे निगेटिव दिखाना चाह रहा था। फिर पूछा आगे का कुछ प्लान है, मैं कहा हाँ IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो तब उसने कहा कि अरे तू कर रहा है IAS की तैयारी। अब उसको लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे पता अपनी कैपेसिटी लगा हुआ हूँ, कर पाऊँ ना कर पाऊँ मेरे दिक्कत है ना। ऐसे लोग बहुत लाइफ में आपके लगे रहते हैं। निगेटिव वाले कंटेंट को आप देखो ही मत। सर का सीधा सा फंडा है, खुश रहो। अगर मैं आपकी जैसे अपना स्टोरी बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर मैथ्स से PhD साइंटिस्ट बनना चाहता, तो उसकी जगह मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। अगर वही दुखी रहता तो हाँ कहीं पे आज किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता रहता, ये सब रहता, वो भी दुखी होके। लेकिन जहाँ मिला एकदम खुश था। चलो कोई बात नहीं, मैकेनिकल का M से शुरू होता है, मैथ्स भी M से शुरू होता है, थोड़ा तो कॉमन है ही। तो वहाँ पे मैं तैयारी करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब काफ़ी चीज़ें मैथ्स में, वही मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है मैकेनिकल में, तो मज़ा आने लगा धीरे धीरे। और इस मज़े को धीरे धीरे बाकी सब सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तो और भी इंटरेस्ट जगता गया। हाँ, निगेटिव लोग को जैसे बताए वो तो हरदम रहेंगे, आपके घर में भी रहेंगे, दोस्त यार में भी रहेंगे, हरदम रहेंगे। अगर आप कुछ करोगे, नहीं करोगे तो कभी निगेटिव लोग मिलेंगे नहीं, उनको तो मज़े लेने हैं। अगर आप कर रहे हो यही, अगर आप सक्सेस मिल जाएगा तो बहुत तारीफ करेंगे, अरे मैं तो जानता था ये तो कर ले जाएगा। लेकिन वही है कि बस उनको पीछे पीछे आपकी बुराई करनी है। मैं बताया ना कि 2 बार इंटरव्यू में दिया हूँ, उसके पहले 19 में 21 में।
जब मेंस निकल जाता था और इंटरव्यू के टाइम था तो बहुत लोग कनेक्शन करते थे, अरे यार इंटरव्यू दे रहा तुम्हारा तो हो ही जाएगा, आपकी आईएएस बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, तब देश भर की बातें। मान लीजिए रिजल्ट आया 2019 के बाद, तो 1-2 दिन तो लोग नहीं कहते थे, फिर इसके बाद फ़ोन करे, यार तुम कुछ बोल नहीं पाते हो क्या इंटरव्यू में, कि तुम्हारा हो नहीं पाता, भाई शेर की तरह दहाड़ो, ये करो वो करो। बाहर से बोलना होता, वहाँ पे पैनल के सामने इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब मैं तो फेस कर रहा हूँ, मुझे पता है ना कैसे होता है। फिर यही 21 में हुआ, मतलब लोग डाउट करने लगते हैं। डाउट क्या, मज़ा लेते हैं, डाउट भाई वो क्यों करें, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी मेरे कर रहे हैं। लेकिन वही है, इन सब के आपको देखना ही नहीं है। और ये सब मैं हवाई बातें नहीं कर रहा आपसे, मैं खुद झेला हुआ हूँ। और सपोर्ट मुझे घर से मिला बढ़िया अच्छा, सबसे सर से भी आप कनेक्ट हरदम रहो, इनका सबका घर का आपका सपोर्ट मिलेगा। सर का भी समझिए आप एकदम अलग दूसरे पेरेंट्स मान सकते हैं, आप हरदम सपोर्ट रहेगा। आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखिए और सिलेक्शन होगा ही होगा। 1-2 सेटबैक्स लग सकते, मेरे टाइम में थोड़ा ज़्यादा लगी थी, तो उसमें कभी होता है कि कभी 1-2 अटेम्प्ट में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, कभी तबीयत खराब हो गई, वो सब मैटर नहीं करता है आपको जब सक्सेस मिल जाता है। देखो, जब तुमको घर में जैसे मान लो आपने बिरयानी बनाया, ठीक है, और जब फाइनली बिरयानी अच्छा बन गया, तो फिर पीछे हमें क्यों देखना है कि कौन सा मसाला क्या था, बन गया ना अच्छा। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब ये चीज़ होता है ना, जब सक्सेस हो जाता है तो सबको बोलता है हाँ 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 मुझे तो पता था सक्सेस हो ही जाएगा। बट एक चीज़ है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, आपको डिमोटिवेट करने के लिए 1000 में नहीं मिलियन में लोग आएंगे। जैसे मैं सबको कहता हूँ कि इस दुनिया में 8 बिलियन मतलब 800 करोड़ लोग हैं जो आपको परेशान करेगा, और खुश रहना है तो सिर्फ आप अकेले हो। और जब आप अकेले हो तो आपको हमेशा खुश रहना है और अपना काम करते रहना है। और उसके बाद सक्सेस मिलना, फेलियर मिलना। देखो, कभी ऐसा नहीं होता है जैसे इंजीनियर सर्विस में सक्सेस नहीं मिला तो मतलब फेलियर हो गया। बहुत सारे पीएसयू में मिल जाता, बहुत सारे जो पीएसयू है उसका 50-50 और पीएसयू है, उसमें एग्जाम दे सकते थे। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे मुझे एक अगर कोई एम नहीं हो पाया तो इसका नहीं होता है कि हमें और कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ये सब सारे क्या होता है, कम टाइम में शुरू करना होता है। कम टाइम में मतलब होता है कि तुमको एकदम उस एज में शुरू करना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा एज लिमिट शुरू हो रहा है। जैसे तुमने शुरू किया था कि मेरा एज लिमिट है नहीं, तब शुरू किया था, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम रहता है कि मैं तो कर डालूंगा। उसी टाइम में तुमने IIT में चले गए, BHU में चले गए, उस टाइम में क्या था कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया था, थोड़ा सा देश का प्रॉब्लम आ गया था, उसके चक्कर में क्या है कि PSU नहीं मिला। बट अगर इंजीनियरिंग सर्विस के साथ साथ बाकी प्रिपरेशन भी कर लिए होते तो अभी तक दूसरा कोई PSU में भी हो जाता। लेकिन ऐसा है कि अभी तो जरूरत नहीं है, अभी बोलेंगे नहीं मैं तो पूरा वो लेके एम लेके चला था तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखे कि लर्निंग का, पढ़ाई का, नॉलेज का कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप उसको यूज कर ही पाओगे कहीं ना कहीं। आप नौकरी में एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस डायरेक्शन में काम करते हो, अगर इंजीनियरिंग सर्विस के लिए काम करते हो तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस के साथ साथ गेट का आप आसान से दे सकते हो, आप HP से दे सकते हो, PB से दे सकते हो, SSC दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, 50 एग्जाम है जो आप डायरेक्टली उस एग्जाम में आप डायरेक्टली जा सकते हो, एंड उसके लिए आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर स्टेट PCS होता है, बहुत सारे स्टेट का PCS है, स्टेट का AE एग्जाम आता है, तो ये सब सारे दे सकते हो। तो ये सब दे के भी आप वहाँ पे जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऐसा ना सोचे कि भाई हमें इतना जर्नी करना पड़ेगा। भाई उसके अंदर में हाँ, पहला ध्यान रखे कि हमें सिलेक्शन लेके रहना है, और दूसरा ध्यान रखे कि बाकी लोगों ने बहुत कुछ बोलता जाएगा, लेकिन वो जो बोलता जाएगा उसको आपको नेग्लेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नेग्लेक्ट नहीं करोगे, आप बड़े काम कुछ नहीं कर पाओगे कभी। जो भी बंदा आज तक कोई बड़ा काम किया है उसके पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बोलता रहता है, बट वो ये सब चीज से नहीं देखता कि उसने लोगों ने क्या बोलना है। लोगों का जो बोलना है बोलने दो, मेरा जो काम है मैं करता रहूंगा, और मेरा काम अगर मैं करता रहूंगा, जो सक्सेस मिलेगा जितना मिलेगा मैं उसी से खुश हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मेरा क्या चाहिए था, बट मुझे अगर जितना सक्सेस मिलेगा मैं उससे खुश हूँ। आप जाके हमेशा दुखी होने के लिए भी लोग आएगा। और एक बात ध्यान रखें, सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जैसे आपका
बैकग्राउंड, जैसे आप सोचो एक बंदा को ये नहीं पता कि डीयू में फरवरी में फॉर्म भरा जाता है। अब क्यों नहीं पता? क्योंकि वो जिस लोकेशन में, जिस लोकेलिटी से बिलोंग करता है वहां से ये नहीं आता है। अब कि कौन सोचेगा कि पहले फॉर्म बनाता है? पहले हम बोलेंगे एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा तब ना हम जाएंगे फॉर्म भरने। ठीक है, ऐसे आईआईटी में भी होता है। बहुत सारा आईआईएससी का जो फॉर्म है, पहले होता था कि जो गेट के एग्जाम जैसे आता है, एग्जाम से पहले ही फॉर्म भर दिया जाता है। अब ऐसे मतलब रिजल्ट आने से पहले आपको भरना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे चीज किसको पता है? अब ये चीज अगर हमने जैसे अवेयरनेस करता है, अभी ऑनलाइन के थ्रू करता है, लेकिन उस टाइम में उतना तो ऑनलाइन का था नहीं सिस्टम, तो फिर आप सारे को बच्चे को अवेयरनेस कहाँ से आएगा? और जहाँ पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी उनका भी लिमिटेशन है, वो लोग भी वहाँ से कितना ही इन्फॉर्मेशन लेके रखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अब हार्वर्ड में क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है। हम ही अगर पूछे, हम हमारा ही उतना नॉलेज है नहीं ना। ठीक है, अब हार्वर्ड में कैसे जाता है? अब क्या होगा कि आप सारे को क्या होगा कि जो आप जहाँ से हो वहाँ से ये जो इस लेवल का सोचना मुश्किल है। अब क्या होता है, पूरा देश में चेकिंग होता है मार्क्स कि अंकित का चेक हो रहा है कि तुम क्लास 2 में तुम स्कूल में पढ़ते थे तो तुम वहाँ पे इतना थे। भाई तुम वहाँ पे क्या थे? अभी तो पूरा नया आदमी हो ना। अब इम्प्रूवमेंट अगर कोई करना चाहता है तो इम्प्रूव हो रहा है ना। अब इम्प्रूव करते करते आप कौन सा इम्प्रूवमेंट लेवल में, कौन सा लेवल में जा सकते हो? इम्प्रूवमेंट का तो कोई कमी नहीं है। बट लोग क्या करता है, उसी से डिसाइड करता है कि तुम्हारा वो जो क्लास 2 है, 10 है, क्लास 2 है, स्कूल है, कॉलेज है, तुम तो वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, वहाँ पे तो तुम्हारा ऐसा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी बोलता रहता है कि सर मेरा जो है मीडियोकर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मेरे से हो पाएगा? तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर तुम चाहते हो तो हो पाएगा, और अगर तुम ये सोचते रहो कि मैं मीडियोकर हूँ, मैं मीडियोकर हूँ, मैं मीडियोकर हूँ, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम वो आपका सोचने के ऊपर है ना, आप किस तरह से सोचते हो उसके ऊपर है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं कि मुझे करना है। तो अगर आपको करना है तो लगना है और कर फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, टाइम कब ज़्यादा लगता है? किसी को 1 साल में भी होता है, किसी को 2 साल में भी होता है। सक्सेस मिलने का टाइम सबका अलग होता है, लेकिन सक्सेस मिलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए मैं इससे अंकित से जानना चाहता हूँ कि जैसे ये तो तुमने एक स्टोरी बताया कि कैसे होता है, कैसे कैसे हुआ है, तो उसके बाद जैसे कोई ऐसा स्टोरी जिसके कारण जैसे तुमने क्यों ऐसे इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में जैसे 2-3 बार इंटरव्यू फेस किया, तो इंटरव्यू में तुमको क्या लगता है कि ऐसे इन लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे? जैसे सबसे बड़ा डाउट आता है कि एक गैप है, तुम क्या कर रहे थे? ठीक है, एक ऐसे सवाल आता है कि गैप जो आपका है, जैसे आपका बीटेक है, ये है, तो उसके बाद इसका जो गैप है उसमें आप क्या कर रहे थे? जनरली बच्चे को ना कुछ जगह से गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम झूठ बोलो। ठीक है, ऐसे झूठ बोलो। जो इंटरव्यूअर बैठा होता है उनके सामने जब झूठ बोलते हो, वो सबसे पहले उसको झूठ समझ में आता है, और उसके कारण वो कई बार इंटरव्यू में फेलियर हुआ है। ऐसे मेरे पास एक ही बंदा है जो 7 बार फेलियर हुआ था इंटरव्यू में। तो उसका कारण था कि वो जाके जैसे ही होता है कि वो झूठ बोलता रहता है कि ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, यहाँ काम कर रहे थे, वहाँ काम कहीं पे नहीं कर रहे थे, और वो सारे सीनियर है, वो लोग पकड़ लेता है कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। अब जैसे ही झूठ बोल रहा है, मार्क्स काट के एकदम डाउन कर देते थे। इस बार जाके बोला मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है भाई, बात तो सत्य है, मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो बोला ऐसे क्यों नहीं हुआ? तो बोला फिर मेरा से जो कमी था मैंने उसको सारे उसी में सारे काम कर रहा था। ठीक है, जो मेरा कमी था उसमें काम कर रहा था। फिर जाके इस बार अच्छा से मार्क्स मिला, अच्छा से मार्क्स मिला, इस बार सिलेक्शन हो गया। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप झूठ बोल रहे हो किसके सामने, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे सामने बोल लो और आपको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के सामने बोल लो, उनके सामने पता नहीं कितना हजार लोग उन्होंने काम करा के आए हैं, उन लोगों ने कितना बहाना बनाए हैं, उनको सारे पता है, तुम्हारा एक बहाना समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए झूठ बोलना मतलब तुम वहाँ पे फंसोगे, और एक बार अगर आपका इंटरव्यू पकड़ लिया कि बंदा झूठ बोल रहा है, तो फिर तुम्हारा जो है मार्क्स वहीं पे कट जाता है, फिर कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए बताओ कि ये स्टूडेंट का जो है तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? देखिए, इंटरव्यू के आप जब जाइए कॉन्फिडेंस रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। पहले तो आप जानिए जितनी आपकी एज है, इंटरव्यू यूपीएससी जो अलाउ करती है 21 से 30 साल, आप मैक्सिमम 30 साल हो गए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, या मिनिमम 21 साल हो गए।
जो सामने आपके बंदे बैठे हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स हैं, तो वो एटलीस्ट 20 साल एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा। आप ये मान के चलिए आपकी उम्र उनके एक्सपीरियंस के प्रोपोर्शनली है, 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप ब्लफ तो मत ही करिए। ये चीज़ें मैं सर से 1-2 बार कांटेक्ट किया, सर ने समझाया, लेकिन तब मुझे लगता था नहीं, मैं ब्लफ कर ले जाऊंगा और मैं ज़्यादा वो होशियार हूँ, और कहीं न कहीं किसी सोर्स से मुझे और भी चीज़ें पता चली कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो। तो उस समय लगता है ना कि जो सीधे सुझाव देता है तो लगता है नहीं, ये तो इंसान गलत है, ये नहीं। जो थोड़ा अनोखे देता है, थोड़ा झूठ फरे वाले, तो उसमें लगता है नहीं, ये सही दे रहा है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो वहाँ मैं गया, 19 की बात है, तो 19 में थोड़ा सा ब्लफ किया हल्का फुल्का कि सर ऐसा कर रहा था, तबीयत ख़राब थी, ये खरी वो। आप डायरेक्ट तो कौन सी 15 से 19, हाँ बीच मेरा ये IIT BHS जब एमटेक कर रहा था तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे कुछ, तो मैं एमटेक नहीं सो कर पाया था इस वजह से। तो मैं 4 साल का गैप था, तो उस समय 4 साल के गैप में मैं थोड़ा ब्लफ करने की कोशिश कर, तबीयत ख़राब थी, क्रिकेट खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे। सामने वाले बंदे को अच्छे से पता है भाई कौन सी ऐसी तबीयत ख़राब थी जो 4 साल तक है, या तो इतनी सीरियस बीमारी है तो जिंदा कैसे हो। तो इसके बाद वो उनको पता चल गया, पूरा इंटरव्यू इम्पैक्ट रहा उससे मन में, क्योंकि चोर रहता है, क्योंकि आप तो सच में तबीयत तो ख़राब थी नहीं आपकी, और 4 साल तो तबीयत किसी की ख़राब रहती नहीं है, तो आदमी जिंदा बचेगा तो नहीं बचेगा। तो उसमें आपका डैफ जब भरवाया जाता है तो उसमें मांगा जाता है कि आपका प्रीलिम्स मेंस पिछले रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो प्रीलिम्स आप लगातार निकाल रहे हो, मेंस भी मेंस दिए हो पिछले 2 अटेम्प्ट, तो आप ये बहाना नहीं कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन मैंने एनी हाउ कुछ बहाना किया, तो काफ़ी इम्पेक्टेड हुआ, इंटरव्यू मेरा वेस्ट रहा। तो मुझे लगा 4 साल का कि यार गैप है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर 2021 में दोबारा सर से कांटेक्ट किया, दोबारा सर ने वही सलाह दिया, कोई बात नहीं यार, तुम बताओ तो तैयारी कर रहे हो, पिछले 3 बार से मेंस दिए हो, 1 बार इंटरव्यू दे चुके हो, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ। लेकिन वही बात फिर से कि अरे यार नहीं हो रहा है, फिर से लाओ, एक बार ट्राई करते हैं। तो इस बार मैंने कुछ और बहाना बताया, तो फिर सामने वाले बंदे ने तुरंत ही जज कर लिया कि हाँ ये इसके मन में चोर है, झूठ बोल रहा है, तब यह ब्लफ कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी, कि ब्लफ नहीं करना चाहिए था। कि तब बहुत बड़ा ब्लफ नहीं था, लेकिन ऐसा था कि खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। झूठ नहीं कह सकते, उसको ब्लफ कह सकते हैं कि हाँ ये ब्लफ था, कि मैंने बहाना बनाया कि सर अपनी कमजोरियों को नहीं, तैयारी को एक वो नहीं माना कि तैयारी भी कुछ चीज़ होती है। फिर मैं उस समय इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं एकदम परेशान था। 23 में मैं दोबारा सर से कांटेक्ट किया, सर ने फिर वही जो पिछले 4 साल पहले 2 साल पहले सलाह दी वही दोबारा दिया कि बेटा तुम बताओ। तो मैं इस बार अंदर से कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं बताऊंगा यही, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, चलो जॉब आपकी अचीवमेंट है, मेरे लिए तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी भी एक अचीवमेंट होता है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो आप मान लीजिए, मेरे तो पिछले 4 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, 2 मेंस क्लियर हुए थे, 2 इंटरव्यू पहुँच गया था, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप एक केस एक भी मान लीजिए भी कि आप 7 साल से तैयारी कर रहे हो, एक बार भी इंटरव्यू नहीं पहुँचे हो, तो भी आप डरो मत, क्योंकि आपने 6 साल तो लगातार टिके रहना बड़ी बात होती है। क्योंकि इस समय आप सोसाइटी का जानते ही हो कितना प्रेशर होता है, लोगों का सिर्फ ताने रहते हो, एक पैसे आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हिसाब ऐसे लेंगे जैसे महीने के 10,000 रुपये आपको दे रहे हों। तो एक तो वो होता है, आप इस सब प्रेशर को हैंडल कर रहे हो। अपने पीयर प्रेशर है कि लोग आगे बढ़ गए हैं, और धीरे धीरे 5-6 साल बाद बीटेक के बाद कई लोगों की शादी बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो भी दिमाग में रहेगी घूम रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन आप खुद की अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप 6-7 साल सस्टेन कर ले जा रहे हो, तो लाइफ में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी, बाकी लोगों के मुकाबले आप अच्छे से कर ले जाओगे हैंडल। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं 6-7 साल तैयारी किया हूँ, टाइम वेस्ट नहीं किया। इस दौरान मैंने मेंस दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। तो मैं इंटरव्यू पैनल में गया, एज एक्सपेक्टेड। देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव होता है तो निगेटिव भी होता है। अब जैसे आप पहली बार इंटरव्यू पहले साल में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन क्या आने वाला है, लेकिन मेरे पास था, मुझे पता था 100% मेरा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। नाम पूछी, इसके बाद पहला क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड, आपका गैप में आप क्या कर रहे थे। देखिए इंटरव्यू आपका 25 से 30 मिनट चलता है लगभग, तो मेरे पास 1-2 मिनट तो था ही कि मेरे पता है मुझे करना क्या है, इसको आंसर क्या बताना है। वो चीज़ें मैं पहले तो खुद को कन्विंस किया कि नहीं, मैं 8 साल या 6 साल या 7 साल जो भी था तैयारी किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने बढ़िया प्रिपरेशन की। ये जब मैं खुद कन्विंस हो गया, सर ने हमको बताया, एकदम प्रॉपर कांटेक्ट में थे सर से। इसके बाद मुझे इंटरव्यू जो मेंबर थी उस समय मेरी
शर्मा मैम, याद नहीं आ रहा करेक्ट नाम भी, शर्मा मैम थी, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन, तो अभी उनका करेक्ट नाम सॉरी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वेश्चन, अंकित सिंह आप बीटेक 2015 कंप्लीट किए? तो मैं कहा यस मैम। फिर कही उसके बाद आप क्या कर रहे थे? तो मैं एकदम उस बार तो कन्विंस था कि कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई ब्लफ नहीं करना, डायरेक्ट बताना है कि तैयारी कर। मैम तैयारी कर रहे थे? कही कि काफ़ी लॉन्ग टाइम लगा। मैं कहा यस मैम, मुझे टारगेट अपना सेट था, क्लियर था क्या करना है, और उस पर मैं वर्क कर रहा था। पिछले कई बार से मैं जो गलतियाँ हुई सुधार लिया हूँ, और एकदम इस बार मुझे लग रहा है, उम्मीद था कि हो जाएगा। मैंने मैम से इतना कहा कि चुप हो गया। मैं क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी तैयार था, लेकिन लक बाई चांस क्रॉस क्वेश्चन कुछ हुआ नहीं। मैम काफ़ी सेटिस्फाइड थी कि इस लड़के को, मतलब हाँ, उन्होंने ये कहा कि चलो आपको अपना गोल तो क्लियर है। ये चीज़ें होती लाइफ में, जब आप सही बोलोगे, ब्लफ नहीं करोगे। और एक चीज़ और है, यूपीएससी का पेपर है, कोई भी इंटरव्यू हो लाइफ में, आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। आज ये पेरेंट्स समझिए, उनको बहुत पोलाइट होता है इंटरव्यू, तो आप एकदम नॉर्मल रहो, सीधे सीधे चीज़ों को अपने बताओ। आप एकदम वर्स्ट कंडीशन में नहीं हो, आपसे भी वर्स्ट कंडीशन में लोग जाते हैं और सही बता के सिलेक्शन लेते हैं, और आपसे बेस्ट कंडीशन में लोग जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में और झूठ बोल के सिलेक्शन रिजेक्ट करते हैं। ये तो मेरी 5th रैंक आई, रैंक 1 भी, फर्स्ट जो रैंक है इस बार, वो भी 2014 पास आउट हैं। वो भी हमारी तरह कुछ भी नहीं किए थे और डायरेक्ट प्रिपरेशन किए थे। उन्होंने भी सीधे सीधे आंसर यही बताया कि तैयारी कर रहे थे। इंटरव्यू में उनके मुझसे बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ब्लफ मत करो और सीधे सीधे आप चीज़ों को शो करो। और इंटरव्यू में एक चीज़ और होती है जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की होती है। जैसा कि मैं बताया कि सुल्तानपुर से हूँ, कहने को मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन वो हमारी नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है। तो सुल्तानपुर पहले तो अयोध्या के बगल आता है, तो वहाँ पे जो क्लास में तो इंग्लिश मीडियम में, बाहर हिंदी वाला अवधी माहौल रहता है, था अवधी भाषा में। और कॉलेज में भी ऐसे कॉलेज पहुँचे जहाँ पे बहुत इंग्लिश का वो नहीं मिला। हाँ, मुझे इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, बात करने को कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये था कि यार इंग्लिश नहीं फेस कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई इशू था नहीं, लेकिन मन में बैठा लिए थे कि अगर ये हुआ तो, वो हुआ तो, मतलब तो वाला जो था, जो एक्चुअल में कभी होता नहीं था। लेकिन वही है कि लोगों के सुनने में जो वो लोग होते हैं ना कि बेटा तुम तो नहीं कर पाओगे, तो उन्हीं लोगों के ज़्यादा प्रभाव में था कि कैसे करना है। इस बार वो भी बैरियर हटा कि जो सामने क्वेश्चन आएगा, मैं मिक्स लैंग्वेज में, और ऐसा भी नहीं कि वो इंडिया के बाहर के लोग हैं कि नहीं समझ पाएंगे, रहते समय आप मिक्स लैंग्वेज यूज करो। आपका वहाँ पे मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश यूज कर रहे हो या हिंदी यूज कर रहे हो, जो आपके आंसर देना है, जो आपको कन्वर्सेशन करना है, एकदम क्लियर रहो वहाँ पे। ब्लफ मत करो, मैं यही सजेस्ट दूंगा। और लैंग्वेज आपका इंटरव्यू में मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश आपको आती है तो एडवांटेज नहीं है, और इंग्लिश कम आती है या मिक्स आता है तो डिसएडवांटेज नहीं है। खुद में कॉन्फिडेंस रखो। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरव्यू की यूपीएससी के लिए मैटर करती है, दोनों साथ मेरे थी। आप इसको नेगेटिव वे में लोगे, लेकिन मैं पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि देखो आपको बताया ना कि मुझे एक क्वेश्चन तो अपना पता ही था कि क्या होना, वो 2 मिनट में इसके बाद उस हिसाब से इंटरव्यू में घुमा लिया अपना। ये अचीवमेंट आप लो अपने फेल्योर को। फेल्योर तो कह ही नहीं सकते हो आप, फेल्योर क्यों कह रहे हो भाई, लगे हो, और इससे ज़्यादा आप मेहनत क्या कर सकते हो। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने फ्रॉम द डे 1 जब मैंने जितना भी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बच्चे को बताता हूँ कि आप जिसको धोखा देने जा रहे हो वो इतना लोगों को काम करा के आ चुका है, उसके सामने कितना लोगों ने कितना बहाना बना के आ चुका है, 1 सेकंड में पकड़ लेंगे आप बहाना बना रहे हो। और जैसे ही आ जाता है, एक बार ब्रेन में उन लोगों का दिमाग में आ गया कि इंटरव्यूअर के दिमाग में कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, तो वो एकदम आपका मार्क्स तुरंत डाउन कर देगा। आपने कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर दिया वो बाद की विषय है, क्योंकि वो एक चाहता है कि एक आदमी से हमने मिला हूं जिसका एडवर्सिटी कोसेंट है। एक्चुअली लोग सारे बात करता है आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोसेंट, एक होता है एक्यू, एडवर्सिटी कोसेंट। हर बंदा को फेल्योर कैसे झेलना है, ठीक है, ये आज के जमाना सबको होना चाहिए। हर बच्चे का काम होता जा रहा है एडवर्सिटी कोसेंट कि फेल्योर कैसे झेलना है, क्योंकि इस जिंदगी में आपका सक्सेस से ज्यादा फेल्योर मिलेगा। तुमको सक्सेस एक बार मिला, फेल्योर कितना बार मिला, फेल्योर के लिए झेलना कितना साल पड़ा। तो ये जो एडवर्सिटी कोसेंट है, ये लोग जानता है कि इस बंदा का फिर एडवर्सिटी कोसेंट देखो कि हमारे सामने बोल रहा है मैं प्रिपरेशन कर रहा था,
और दूसरा है कि प्रिपरेशन कर भी रहा था, कोई एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है, सीधा उन लोगों को बस दिखता है कि मैंने इसमें इंटरव्यू तक आया था, इसमें मेंस तक आया था। तो भाई ये एक लंबा प्रोसेस है, सबको पता है। यूपीएससी आना मूंगफली है क्या? यूपीएससी तक पहुंचना है, 1 साल में पहुंच जाएंगे, मूंगफली है क्या? तो इसके कारण, और आप जाके उसको झूठ बताने का कोशिश करो, नहीं मेरा तो, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इस कारण से, ठीक है, मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, मैंने पता नहीं और क्या फलाना ठिकाना बोल देता है। और जो फलाना ठिकाना बोलता है, ना तो आप उसको कन्विंस कर पाओगे और ना तो सच होता है। इसके कारण क्या होगा कि जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि ये बंदा हमें बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, तुरंत आपका मार्क्स जो है पूरा उल्टा कर देगा। ठीक है, आप जो आपने उसके बाद टेक्निकल में बहुत सारे आंसर दोगे, अच्छा आंसर दोगे, बहुत सारे क्लियर क्वेश्चन का आंसर भी ठीक दोगे, तब भी बोलेगा कि इस बंदा अंदर से, लेकिन वो ठीक नहीं है। और इंटरव्यू ऑल अबाउट कि उस आदमी से बात करके हमें कैसा लगा। इंटरव्यूअर देखता है कि जो हमारे पास कैंडिडेट था उससे बात करने से अच्छा लगा कि बुरा लगा। अच्छा लगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, अगर बुरा लगा तो बुरा मार्क्स मिलेगा। ऐसा भी है कि इंटरव्यू में आपने पूरा एकदम ठीक से उन लोगों से बिहेव करके आइए, प्रॉपर जो तरीका है, प्रॉपर जो मेथड है उसको फॉलो करिए, कोई भी झूठ मत बोलिए, उसके बाद भी सिलेक्शन होगा गारंटेड है। हो सकता है कि आपका उतना क्वेश्चन उस टाइम में याद नहीं आया, ठीक है, उस टाइम में जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर करेक्ट आपने नहीं दे पाया, उसके बाद भी सिलेक्शन होगा। लेकिन झूठ बोला और अगर उसको पता चल गया कि तुमने झूठ बोल रहे हो, जैसे तुम बता सकते थे कि मैं एमटेक भी किया, ठीक है, ये बता सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन किया, तो ठीक है भाई प्रिपरेशन किया। अब क्या होगा कि एमटेक भी किया तो 2 साल में हो गया ना, एमटेक भी किया तो 2 साल में हो गया, तो उसके ये बोला जा सकता कि मैं प्रिपरेशन एमटेक किया था एंड प्रिपरेशन किया, ये भी बोला जा सकता था फॉर योर केस। लेकिन जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा गोल क्लियर है, मैंने इतना बार ट्राई किया हूँ, इस ट्राई में मैंने यहाँ तक आ चुका हूँ, इस लेवल तक आ चुका हूँ, ठीक है, तो जब इस लेवल तक आ चुका हूँ तो वो इसको दिखाता है एडवर्सिटी क्वोशेंट, जो नॉर्मल आदमी, जो कॉमन आदमी जानता नहीं इस चीज़ को। कॉमन आदमी से अगर पूछोगे कि एडवर्सिटी क्वोशेंट का भी एक वैल्यू होता है, और एडवर्सिटी क्वोशेंट का इंटेलिजेंट क्वोशेंट से कई गुना ज़्यादा वैल्यू होता है जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी में आप ऐसे नहीं कि तुम्हारा सिर्फ सक्सेस हो गया अभी, अब इसके बाद नौकरी करने जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। आप उस प्रॉब्लम में फंसने के बाद आप वो जो एडवर्स सिचुएशन में आपका आएगा जिंदगी, उस एडवर्स सिचुएशन में आप डट के सामना करोगे कि पीछे भाग जाओगे, वो आपका दिखाता है यहाँ से। तो जो लंबा प्रिपरेशन करता है उसको बहुत सारे केस में उसको, हाँ, वो किस तरह से उसको बोलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, उसको कौन सा सेंस में लिया जाएगा। मतलब अगर हमने कर रहा था, मैंने बहुत प्राउड होके बोल रहा हूँ कि एकदम सीना चौड़ा होके कि भाई मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बहुत मतलब तोप आदमी हूँ, भाई ऐसा भी तो नहीं है। आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका कमी था, यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई मेरा कमी था, ठीक है, कमी था, अभी तो नहीं है ना। अब कहने का मतलब है कि मेरा कमी था और मेरा जितना भी कमियां हैं उसमें मैं काम कर रहा था। हाँ, उसके बाद से हमारा टाइम थोड़ा लगा है, एंड आई एम श्योर कि आई एम कॉन्फिडेंट कि इस बार तो मेरा होगा। तो ये हमेशा बोलना है कि आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो है इस बार तो मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने सारे मेरा जो नेगेटिव ये है उसमें जितने भी मेरा कमी है उसमें मैं काम करके आया हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी कमी था पकड़ में आया, उसके बाद हमने काम किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आया हूँ। तो इसलिए ये लास्ट में आपको ये कॉन्फिडेंस शो करना है कि आई एम मतलब वेरी कॉन्फिडेंट दिस टाइम, ठीक है। अगर आपने अभी भी बोला नहीं मेरा अभी भी प्रिपरेशन बचा हुआ है तो फिर नहीं होगा, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो इंटरव्यू होगा तो आपको जैसे उन्होंने देख लिया, जैसे आपको बोला ना 2 मिनट बाद कुछ नहीं बोला, क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं, अगर आप कुछ झूठ बोले होते तो 10 बार क्रॉस किया, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ठीक है, 10 बार पूछेगा। वो लोग कंफर्म होना चाहता है कि वो जो आपको पकड़ लिया वो कंफर्म करने के लिए 2-4 क्वेश्चन और करेंगे। बट जैसे आपने ये एक्सेप्ट किया तो उन लोगों ने बोला भाई इसका मतलब इसका बंदा का एडवर्सिटी क्वेश्चन ठीक है, AQ, उसका नाम AQ, एडवर्सिटी क्वेश्चन ठीक है, कि बंदा इस एडवर्स सिचुएशन में भी खुद को ये रखा है, कॉन्फिडेंट रखा है, एंड अभी भी कॉन्फिडेंट है कि भाई इस बार तो मैं कर ही लूंगा, इस बार तो मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए वो उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ठीक है भाई, किसी आदमी का किसी चीज़ के ऊपर ये होता है, कितना बार फेलियर होता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन को देखो,
कितना बार फेलियर हुआ था, जिंदगी में सारी चीज में फेलियर हुआ था, उसके बाद अमेरिका प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, तो अब आप जो इतना साल बाद उनका डेथ के बाद भी हम उनका नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सोचो कितना तो काम किया। बट उनका अगर हिस्ट्री देखोगे कितना सारे फेलियर हुआ था, तो मतलब ये सब जगह इंटरव्यू में बोले नहीं, ये आपको नहीं बोलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो बता रहे हैं, तो पहले तो खुद से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि गलत बता रहा हूँ। मैं सारे बच्चे को बोलता हूँ कि कभी भी यूपीएससी में जाके इंटरव्यूअर को झूठ मत बोलना, और ये सिखाया जाता है पैसा लेके। झूठ बोलना सिखाया जाता है पैसा लेके। आपका पैसा भी लिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी छापा जाएगा कि हमारा स्टूडेंट है, और उसके बाद आपको फेल भी कराया जाएगा एक गलत सलाह दे के। और इसके बाद जाके बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पहले ये बताया था कि सर ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ ज़िंदगी में। ठीक है, कोई बंदा को मॉक इंटरव्यू में इतना डिमोटिवेट कर दिया गया कि उसको मतलब लगा कि तुमसे कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको 160 मिला। उसको 160 मिला। खुद हुआ। ऐसे ऐसे होता है कि मतलब ऐसा था, मॉक इंटरव्यू में बोल देगा कि तुमको कुछ नहीं होगा, मतलब वो और डिमोट करते। एक तो बंदा इतना मेहनत करके आया, ठीक है भाई, इतना लॉन्ग जर्नी, ठीक है, इतना बार प्रीलिम क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना, और वो बेवड़ा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, जो सामने बैठा है ना तो यूपीएससी का मेंबर बन पाया, ना तो खुद आईएएस निकल पाया, कुछ भी नहीं। ऐसे बेवड़ा गाइड देगा आपको, और ऐसा गाइड देगा कि आप जगह फेल हो जाओ। ठीक है, ऐसा देगा। तो इसके लिए ये सब जो चीज़ें गलती करके, देखो आपका कमी से हुआ अलग बात है, बट कोई अगर गलत सलाह दे के आपको सिलेक्शन से ये कर दिया, ठीक है, तो उसके कारण आपका 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा लग गया, तो वो बहुत गलत बात है ना। तो ऐसे कभी किसी से भी झूठ बोलने का सलाह तो मत लेना। ठीक है, और यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यूपीएससी का मेंबर वो मैंने भी 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, जबकि आई एम सो हैप्पी कि मैंने दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, एक बार ऑल इंडिया रैंक 12 से, एक बार ऑल इंडिया रैंक 15 से, तो मैंने दोनों बार क्वालिफाई किया था। लेकिन इंटरव्यू में जाके जो जिन लोगों को मैं देख के आया हूँ कि भाई इन लोगों के सामने तो झूठ नहीं बोलना। ठीक है, इन लोगों के सामने, वो सिविल सर्विस का होता है भाई, जो मेंबर होता है, जो हेड होता है, वो चेयरमैन होता है, उन्होंने सिविल सर्विस का होता है भाई। और सिविल सर्विस में वो मान लो आईएएस का बड़े पोस्ट में थे, ठीक है, कोई दिल्ली का पुलिस कमिश्नर थे, अब उसके सामने कितना लोग झूठ बोला। अब उसका झूठ पकड़ के वो सारे काम करा गया है, और आप उसके सामने झूठ बोलने जाओगे, फिर तुम्हारा जो है काम वहीं पे निपटा देता है। और उसके बाद तुम्हारा एक उनका दिमाग में एक वो बैठ जाता है कि भाई ये तो गलत आदमी है। बट एक बार वो इम्प्रेशन तुम्हारा हो गया ना कि ये गलत आदमी है, फिर तुम्हारा जितना भी तुम मेहनती हो, जितना भी तुम लेबोरियस हो, सारे कहानी खत्म हो गया। ठीक है। मैंने जो मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने भी जब गया, एक बंदा हमारा मेरे साथ था एनटीपीसी में ही, उसका इंटरव्यू मेरे से पहले हुआ, मतलब वो दूसरा ब्रांच का था। अब उसको पूछा कि तुम एनटीपीसी क्यों छोड़ना चाहते हो। ठीक है, उसने पहला वर्ड यूज किया पावर। ठीक है, मजा आ गया। अब उन्होंने बोला अच्छा तुम पावर का गलत इस्तेमाल करोगे। अब वो भी सिविल सर्विस वाले है ना, आप चेयरमैन थे, उन्होंने सिविल सर्विस के था, तो उन्होंने उनका क्या अच्छा इसका मतलब तुम पावर का गलत इस्तेमाल करोगे। बोला नहीं सर, मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल करूंगा, मैं तो मतलब पूरा देश का मतलब तरक्की कर दूंगा उसका पावर लेके। तो उनको भी पता है भाई तुम जो बोल रहे हो झूठ है। ठीक है, आप बोला अच्छा तुम बताओ एनटीपीसी में तुम इतना साल से हो, तुम्हारा वहां पे पावर नहीं है, नहीं, तो तुम एक बताओ कि तुम एनटीपीसी में कुछ ऐसे काम करना चाहते थे जिससे एनटीपीसी का बहुत अच्छा हो जाता, और तुम्हारा पावर ना होने के कारण नहीं कर पाया। गिव मी वन एग्जांपल। अब है ही नहीं। तो बोला तुम 4 साल 5 साल एनटीपीसी में काम कर रहे हो, तुमको एक दिन भी पावर का जरूरत नहीं पड़ा कि जो उसको चेंज करने के लिए, मतलब एनटीपीसी का अच्छा करने के लिए तुमको एक दिन भी पावर का तो जरूरत नहीं पड़ा। तो तुम फिर अपना पावर यूज करके मतलब गलत इस्तेमाल करोगे, तभी तुमको पावर चाहिए। बस वहीं पे बकवास हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया। उसके बाद 2-4 जो टेक्निकल पर्सन थे, वो तो चेयरमैन के साथ तो नहीं बात हुआ। उसके बाद जो टेक्निकल पर्सन थे, वो लोगों ने 2-4 क्वेश्चन पूछा, बट वो जो एक इम्प्रेशन पहले ही खराब हो गया, उसके बाद उसको मार्क्स मिला ही नहीं। फिर मुझे भी पता था कि मेरा तो सही क्वेश्चन ही आने वाला है। ठीक है, मेरा भी सिंपल एक क्वेश्चन तो मेरे लिए आने वाला है। तो मैंने गया, मैंने देखा कि देखो दुनिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ओएनजीसी हो, जहाँ भी काम कर रहे हो,
उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कमी भी रहेगा, कुछ अच्छा भी रहेगा। तो इंटरव्यू इज नॉट द प्लेस कि जाके हम वहां पे उसका प्रॉब्लम डिस्कस करें उस कंपनी का जिसमें आप काम कर रहे हो। आपको वहां पे ना तो प्रॉब्लम बताना है, ना तो उसको बहुत अच्छा बताना है, पर ना तो बुरा बताना है। तो मुझे भी ऐसा सवाल आया, मैंने भी पहले से एकदम रेडी करके गया था, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल। ठीक है, जैसे ही हमने ये सब वर्ड बोलना शुरू किया तो उनको पता चल गया कि ये बंदा पहले से प्रिपेयर्ड है कि क्या बोलना है। और दूसरा बात हो रहा है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर बोला मुझे कि जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब है तो आपका एज के साथ साथ, मतलब प्रमोशन के साथ साथ आता रहता है। तो मैंने बोला यस मैम, वो तो है, बट हम अगर इसमें आएंगे, मतलब इंजीनियरिंग सर्विस में आएंगे, तो इसमें हमें बहुत फास्ट में ये मिलता है और यहाँ पे बहुत ही स्लो है। तो एकदम सच बात है। आप एनटीपीसी में जाओगे आपको धीरे धीरे जो पोस्ट मिलता रहता है, और यहाँ पे बहुत तेजी से आपको मिलेगा क्योंकि आप आईएएस क्वालिफाई करके जाओगे। तो इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मतलब ये जो चीज़ है दे कन्विंस्ड। और उसके बाद जाके मेरा जो मार्क्स था उसको दोनों बार मैं गया, दोनों बार 124 दिया आउट ऑफ 200। ठीक है, दोनों बार 124 हमें मिला है। तो मतलब क्या होता है कि ऐसा है कि आप वहाँ पे अगर उन लोगों से झूठ बोलना शुरू करोगे तो वो तुरंत पकड़ता है, और तुरंत पकड़ने के बाद तुम्हारा मार्क्स को तुरंत डाउन करके 100 का अंडर कर देंगे। और जिस लेवल का कंपटीशन है, देश का सारे टॉप स्टूडेंट आपके साथ हैं, वहाँ पे अगर 20 मार्क्स काट दिया, 25 मार्क्स काट दिया इंटरव्यू में, तो तुम तो उसका प्रीलिम में और मेंस में कितने दबा दोगे? 2 मार्क्स 5 मार्क्स का ही तुम्हारे साथ डिफरेंस रहता है। प्रीलिम्स मेंस मिला के जो टॉप वाला कैंडिडेट है, आप बाकी से छोड़ दो, जो सिलेक्शन से बाहर है उसका छोड़ दो, बट जो लोगों से आप कॉम्पीट करने जा रहे हो उस टाइम में 2 मार्क्स 5 मार्क्स से ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं रहता है प्रीलिम्स और मेंस मिला के। तो इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का डाउन करा सकता है, 30 मार्क्स का आप करा सकता है। और उसमें आप जाके ब्लफ करने का सोच रहे हो, उसमें आप जाके उसको धोखा देने का सोच रहे हो, उसको बेवकूफ बनाने का सोच रहे हो, तो बेवकूफ वो नहीं बनेगा, आपको बना के छोड़ देगा। ठीक है, और उसके बाद आप जाके और 1 साल प्रिपरेशन करते रहोगे और फिर झूठ सीखोगे। तो सबसे बड़ा मेरा दुख है इस बात में, जो लोग पैसा लेके झूठ बोलना सिखाता है। बट मैं सारे बच्चे को आज तक मैं किसी को नहीं बोला कि तुम ऐसे झूठ बोलना। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू जगह झूठ बोलना, क्योंकि मुझे पता है भाई वो पकड़ में आएगा, और पकड़ में जैसे आएगा फिर उसका मतलब मार्क्स काट देगा, और मार्क्स काट देगा मतलब सिलेक्शन आइदर तो होगा नहीं, और होगा भी इतना लो रैंक में होगा, उसको दोबारा देना पड़ जाएगा। एक गलती का उस मासूल क्या होगा? ठीक है, आपको 1 साल दोबारा प्रिपरेशन करना पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा सच बोलो। ठीक है, जो है वो बोलो। ठीक है, मैं गांव से हूं तो गांव से बोलूंगा। ठीक है, उसको हम डिसएडवांटेज नहीं शो करेंगे, हम ये नहीं शो करेंगे मुझे एम्पैथी चाहिए। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जाके वहाँ पे एडामेंट टाइप का बिहेवियर दिखाए। तो ये एक ध्यान रखे हर चीज़ का। एक चीज़ होता है IQ जो चेक किया जाता है इंटरव्यू में, एक चीज़ होता है AQ जो एडवर्सिटी क्वेश्चन है, वो चेक किया जाता है इंटरव्यू में। और ये सब इंटरव्यू में जो UPSC का है उसमें चेक करता है AQ, और आपको पता ही नहीं AQ चेक करता है। एडवर्सिटी, आप एडवर्सिटी में कैसे बिहेव करते हो वो लोग चेक करता है। इसलिए बहुत सारे केस में इंटरव्यू में भी वो लोग एडवर्स सिचुएशन तैयार कर देता है, सो दैट ये बंदा उसमें फेल हो जाए। तो आप वो एडवर्सिटी को कैसे झेलते हो वो चेक करता है। और वही यूपीएससी का स्टूडेंट, यूपीएससी का जो मेंबर्स है उसका जरूरत भी वही होता है, यूपीएससी का जो कैंडिडेट है उसका भी जरूरत वही होता है कि आप एडवर्स सिचुएशन में भी काम कर पाओगे। क्योंकि ये पता है कि आपके ज़िंदगी में कई बार ऐसे एडवर्स सिचुएशन आएगा नौकरी में। ठीक है, तब कैसे काम करोगे उसके लिए पहले से ही बंदा का, जो जिस बंदा का एडवर्स क्वोशेंट अच्छा है उस बंदा को ये लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक है, इसलिए झूठ मत बोलो, सीधा मंडल का स्टेटमेंट है। अगर अंकित को मैं 3 इंटरव्यू में गाइड किया हूँ, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप के माध्यम से मैं गाइड देता हूँ, लेकिन उसमें भी तीनों बार मैं लिखा हूँ झूठ मत बोलो। ठीक है, और सिलेक्शन हुआ है सच बोल के, झूठ बोल के नहीं हुआ। दोनों बार झूठ बोला, दोनों बार 3 निकाल दिया। ठीक है, लास्ट में जाके जब सच बोला तब जाके सिलेक्शन करके बोला भाई तुम तो यार 5, ठीक है, अब तुमको ऑल इंडिया रैंक 5 बनाने के लिए तैयार हो गया। और दोनों बार झूठ बोला, दोनों बार तुमको जो है 3 निकाल के छोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कोई कांड ना करे। हर बंदा का इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? पोलाइटली बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? पोलाइटली बोलना चाहिए। क्वेश्चन का जब आंसर देना है कॉन्फिडेंट अंदर से आपको फील होना चाहिए, एडामेंट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यू नीड सम प्रैक्टिस।
ऐसे प्रैक्टिस करके आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको भी सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये तो गया इंटरव्यू का बात। शादी कब कर रहे हो? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किए सर। अभी तो एम है कि तैयारी इतने लंबे समय से कर रहे थे, हाँ। तो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करने लगे हैं। अभी 2 अटेम्प्ट्स में बचे हुए हैं, तो उसका भी होप्स हो कि मेरी पोस्टिंग जो रैंक के अकॉर्डिंग मिले दिल्ली ही मिलेगी। ये 2 साल यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इस बार को तो अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, इसके बाद भी देखते हैं क्या सिचुएशन होगी। कोशिश तो अपनी पूरी रहेगी कि वहाँ सिलेक्शन हो जाए, और नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तैयारी फेज से तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तो इसी बीच कभी शादी कर लेंगे, कोई वो नहीं है। हाँ, यही है कि भाई ज़िंदगी में जो स्टेज है, देखो एक होता है आपको पढ़ाई करने वाला स्टेज है, एक आपका स्ट्रगल है। जैसे पढ़ाई के बाद स्ट्रगल जो कर लिया तो उसके बाद जो है वो उसका लाइफ अलग रहता है। जो एक कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन का तैयारी नहीं किया और जो किया है, दोनों का लाइफ अलग रहता है। अगर सिलेक्शन हो भी गया तब भी ये बंदा बहुत आगे बढ़ जाता है, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तब भी ये जो एडवर्सिटी झेलने का ताकत हो जाता है, उसके बाद किसी भी पोस्ट में जो चला जाता है। मैंने मेरे साथ कुछ स्टूडेंट अभी मिलता है जो यहाँ पे कंपनी खोला है दिल्ली में, तो ठीक है, मैंने बोला एक बार मैं आता हूँ तुम्हारे कंपनी में देखने। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत बड़ा बिजनेस भी सेटअप कर लिया। तो ये सब क्यों कर लिया? क्योंकि ऐसा है कि जो एडवर्सिटी कोसेंट है वो झेलने का, और वो आपका IQ एंड OAQ है, दोनों मिस करके आपको फिर लाइफ में जो आपका कौन सा पोजीशन में लेके जाएगा वो डिसाइड करता है। तो चाहे सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन ना हो, ठीक है, आपका जो स्ट्रगल स्टोरी है दैट शुड बी कि हाँ मैंने ये किया हूँ, और वो शुड बी सो मच, मतलब वो बताने लायक हो कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया हूँ। और जब ये करते हैं ना कोई, उसके बाद उसको रोकना भी मुश्किल होता है। मतलब आज तक मैंने जो देखा हूँ, जो लोग ढंग से मतलब लगा रहा कि नहीं मैं तो करके रहूँगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मुझे खुद भी लगता था कि शायद इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स में जो लगता था, बट बाद में देखा कि जो लगातार लगा रहा, हाँ हम किसी को बोलते नहीं, हम भी जैसे वो अगर मेहनत करता है, मैं लगा रहता हूँ कि नहीं तुम मेहनत कर रहे हो तो मेरा काम है कि तुमको सपोर्ट करते रहना है, ये नहीं तुमको डिस्करेज करता रहना है। जब मुझे भी लगता है, फील होता है, तब भी हम उसका मुंह पे कभी नहीं बोलते स्टूडेंट को। फिर हम जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखा बंदा जो है मुझे मैसेज किया कि सर हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई ये तो आज अद्भुत है कि भाई इसका तो मुझे लगता था नहीं होगा, लेकिन वो जो चीज़ है ना, जो उस बंदा को एक बार वो बर्निंग डिजायर आ गया मैं कर लूँगा, करके रहूँगा, तो वो कर लेता है। इस धरती में ऐसा कोई बात नहीं कि हो नहीं पाएगा। कोई भी आदमी जिंदगी का जो है मतलब इस दुनिया में आके ही सब कुछ सीखा है, ठीक है। जन्म से पहले कुछ चीज़ सीख के नहीं आता है, दुनिया में आके सब कुछ सीख रहा है। और अगर वो अपना कमी में काम करे तो उसको रोकेगा कौन? हाँ, आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरा कमी है। सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो गाली वहाँ पे नहीं देना सिस्टम को कि मेरा कमी क्या है। एग्जाम आपके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब जैसे UPSC का एग्जाम है इंजीनियर सर्विस, तुमने इंजीनियर सर्विस दिया तो उसका एक क्वालिफाई करने का तरीका अलग है, और अभी जो सिविल सर्विस देने जा रहा हो उसका क्वालिफाई का तरीका अलग है, ठीक है। अभी तुम्हारा लिखने का ताकत चेक किया जाएगा। अभी आप कितना राइटिंग स्किल आपका अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल तरीका से आपने कोई बात को लिख सकते हो, कोई बात को कितना अच्छा से आपने रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपको चेक किया जाएगा। तो उसका जो एग्जाम का अभी जो प्रोसेस है वो अलग है। तो आपको उस डायरेक्शन में काम करना है। अभी एग्जाम जो चेक करने वाला है, ये नहीं कि मैं तो IAS में 5 रैंकर हूँ, ठीक है, मैं तो फोड़ी दूंगा, तो फिर UPSC भी फोड़ देगा। तो आपका क्या होता है, प्रयास करना है, एंड उस एग्जाम के लिए प्रयास करना है। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम विल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर यू, ठीक है। जो एग्जाम होगा आपको उसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद आपका जो है स्काई इज द लिमिट। तो अंकित, बहुत अच्छा लगा तुमने यहाँ पे आए, एंड योर सम अदर पॉइंट जो हमें बताना चाहते हैं, एंड ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, तुम आए हो, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड हमें तुमसे बात करके भी जैसे लग रहा है कि स्टूडेंट भी बहुत इसमें बेनिफिटेड होंगे। तो तुम बताओ फिर कुछ आपका जो पॉइंट्स हैं फॉर द स्टूडेंट्स।
देखिए, मैं एक ही चीज़, 2-4 चीज़ें अपने साथ शेयर करना चाहूँगा। कि जैसा अभी सर ने कहा कि आपको एग्ज़ाम का नेचर समझना चाहिए, कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा क्या जा रहा है, या आपसे एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वालिफ़ाई करना हो एग्ज़ाम, चाहे आपको सिविल सर्विसेज़ करना हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज़ करना है, गेट करना हो, या कोई भी एग्ज़ाम करना हो, तो उसका बेसिक नेचर क्या है? आप एक टारगेट बनाओ, उसी नेचर पे वर्क करो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो अथॉरिटी है वो चेंज नहीं करेगी, आपको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। और दूसरी बात, ब्लेम करने वाला हुआ, कि आप दूसरे को ब्लेम करके, अपने कंडीशंस को ब्लेम करके, ठीक है, मन को खुशी रख सकते हो, सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। आप ब्लेम मत करो, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाओ, कि हाँ मुझसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, तब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा खुद ही, और सिलेक्शन के क्लोज पहुँचोगे और सिलेक्शन ले भी जाओगे। जैसा मैं अपने खुद ही, मेरे केस में देखिए, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाया, टाइम लगा लेकिन हुआ तो। और तीसरा बात, कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिराने वाले तो लाखों लोग हैं। कॉन्फिडेंस अप करने के लिए खुद ही अपने आप हो, उसका सक्सेस के बाद का देखो क्या होता है सीन, कि बहुत लोग बहुत इज्जत करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं। जो पहले निगेटिव कमेंट करे, यार तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़े हो, तुम कभी क्लास में मतलब अपने टॉप 20 में नहीं रहते थे, शहर में अपने 1000 लड़कों से पीछे हो, तो कहाँ इंडिया में तुम 100 लड़कों या 50 लड़कों में फाइट कर पाओगे। तो ये आप कॉन्फिडेंस खुद में रखो कि मैं कर ले जाऊंगा। जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी सिलेक्शन होगा। और कुछ चीज़ें होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं। मेरे केस में कई बार हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, खुद को ही अपनी गलतियों को मानूंगा कि जो इंटरव्यू में जैसा हुआ, ठीक है, मैंने उनसे कनेक्ट किया, जो भी हुआ गलती तो मेरी थी, मैंने कहाँ किसके ऊपर विश्वास दिलाया, किसके ऊपर नहीं किया, तो वो मेरी गलती थी, मैं किसी को और कहने। तो कई बार चीज़ें टाइम के साथ वर्क नहीं करती हैं। तो जब टाइम के साथ वर्क करने लगेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो मतलब आपको सीधे सीधे पेशेंस रखना पड़ेगा और चीज़ें अपने हिसाब से हो जाएंगी। बाई चांस 0.1% केस मान लेते हैं कि नहीं भी होता, आप 5-6 साल तैयारी कर रहे हो, तो आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिया है। और AQ की बात जैसे सर अभी कर रहे थे, तो AQ आपका इतना मेंटेन हो गया है कि आप लाइफ में सक्सेस, जो फुल कैंडिडेट हैं उनसे ज़्यादा सक्सेस आपको मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप UPSC क्वालिफाई करो या इसके बाद ही आप सक्सेसफुल इंसान हो गए। बहुत लोगों के आपने सुना होगा कि सुसाइड कर लेते हैं, UPSC DM है, ये हैं वो हैं, लेकिन उनका AQ उतना नहीं होता है। वो कई बार होता है कि उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। आप इतना साल पेशेंस रखे हो, आपका वो बेनिफिट लाइफ में ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव माइंड रखो। और ये लास्ट में कहना चाहूँगा आप, कि मैं शुरू में नहीं करता था योगा और मेडिटेशन, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। घर पे मेरे मम्मी पापा बताया करते थे कि योगा मेडिटेशन करो, तो शुरू में लगता था अरे यार बुढ़े थोड़ी न हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इस पे आप जाओ, ठीक है, तो आप प्रॉपर फॉलो करो। प्रॉपर मतलब 10 मिनट 5 मिनट ही सही डेली का दो, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत बाबा रामदेव नहीं आपको बनना है कि प्रॉपर आप योगा करो, ठीक है। 10 मिनट दोगे, मन शांत रहेगा। मैं लास्ट 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि सुबह उठता था, नहाता धोता था, मंदिर चला जाता था। भक्ति का बहुत पर्पज़ नहीं रहता था, मन शांति के लिए। भक्त आप हो तो अच्छी बात है, भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो तो 5-10 मिनट आप या योगा कर ले रहे हो, या तो मंदिर चले जाओ, आपके पास जो भी है, या अपने धर्म के हिसाब से जैसे भी आप जहाँ कंफर्टेबल पाओ। और शाम को ऐसे 5-10 मिनट अगर आसपास पार्क की अवेलेबिलिटी हो, या वहाँ पे आप चले जाओ, तो आपको बहुत मिलेगा। और लास्ट बात ये कहेंगे कि आइसोलेशन मत करो क्रिएट। आप कई बार होता है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, तो आप आइसोलेट हो जाते हो, लोगों से कनेक्ट हट जाता है। आप घर वालों के साथ, जितने आपके साथ पॉजिटिव लोग हैं, और जैसे हमारे सर हैं, तो मैं लगातार तो 5-6 साल से फेल हो, लेकिन हरदम कनेक्शन बनाए रखा सर से। ये लोग मोटिवेशन आपका काम करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आइसोलेशन नहीं क्रिएट करना है, पेशेंस रखना है, होगा ज़रूर होगा। लोगों को कहने दो, क्योंकि ना आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने को, ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं और बाद में वही तारीफ़ करेंगे। बाकी मैं आप सबको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा। तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। अच्छा, इसमें बताओ कि कितना रोल है PYQ का? देखिए सर, PYQ क्या होता है कि आप पहले तो जब किसी भी पेपर की तैयारी करने जा रहे हो, मान लीजिए हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करते हैं, तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस ऐसा है कि UPSC का है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है। कभी मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट का ले लीजिए, 10 चैप्टर हैं, तो कभी आपको लगता है कि नहीं चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है, तो आप चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बाकी 2-3 चैप्टर छोड़ दिए। तो आप पहले तो छोड़ना नहीं है। अगली साल पता चला वही 2-3 चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो आप तो वहाँ पे प्रीलिम्स में रिजेक्ट हो गए।
आप एक बार कर लिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप PYQ एनालिसिस करिए खुद से कि आप देखिए सर ने इसके लिए बहुत बढ़िया बनाया है। पहले तो मैं जब पढ़ता था, तैयारी करता था, 2-3 सब्जेक्ट के थे, सोम के थे और क्या कहते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का था और रोबोटिक्स का था। तो अभी सर लगभग सभी सब्जेक्ट का तैयार कर चुके हैं। तो आप अगर कोचिंग सर से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, या बाई चांस कई केस होता है कि आप कोचिंग नहीं भी कर पा रहे हैं, कि आपको मान लीजिए कोचिंग पहले तो महंगी कोचिंग हुआ करती थी ऑफलाइन में, अभी ऑनलाइन काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन हर स्टूडेंट का रीच उतना भी नहीं होता है। कुछ भी कंडीशन हो, फैमिली का बैकग्राउंड हो, तो सर के फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड करो, प्रॉपर बुक से पढ़ो, या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कई लेक्चर से NPTEL से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको जहाँ सुटेबल पड़ा आप कंटेंट उठाओ सर का, देखो कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, तो फिर उस हिसाब से वर्क करो। आपको मान लो टॉपिक 1 से आया 10 क्वेश्चन पिछले 5 साल में, आप उसको ज़्यादा एनालाइज करो। और मान लो पिछले 5 साल से किसी एक टॉपिक में 2 क्वेश्चन आए, तो उसको कम करो, छोड़ना नहीं है, कम करना है। आप जितना टाइम रिवाइज करोगे उतना आपको बेनिफिट देगा। इसका मैं अपने अटेम्प्ट में ही बता रहा हूँ। 2023 में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे मेंस में कि वो वहाँ पे नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने इतना बार किया था कि अचानक से स्ट्राइक किया माइंड में, और 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन याद था कि ये पैटर्न ऐसे ऐसे होता है, कर लिया। 5 मिनट 20 नंबर। और यही सब चीज़ें होती हैं, जितना आप रिवाइज करोगे ना PYQ देख कर, तो आपका वो नंबर इंक्रीज करेगा। वही 20 नंबर नहीं होता तो आज मेरी पीछे रैंक होती। ठीक है, तो आप PYQ एनालिसिस करिए, देन उसके हिसाब से रिवीजन करिए। अगर उसके बाद भी टाइम मिलता है तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, ओनली फॉर मेंस। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है आपको, लेकिन PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि रैंडमनेस आप बढ़ाओ, कुछ भी करे जा रहे हो, फिर कुछ भी करोगे तो सिलेक्शन के अलावा कुछ भी होगा, बस सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आप PYQ देखिए, पिछले अगर शुरू करिए 15 साल, आप मान लीजिए टाइम कम है तो 15 साल, और ज़्यादा है तो 20 करिए, 25 करिए। अलग अलग सर ने बनाया है कि गेट के लिए बनाया है, ES के लिए बनाया है, AS का भी क्वेश्चन अटैच किया। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना सेट करिए और बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन। ऐसा करिए कि अभी भी मैं तैयारी के 5-6 महीने हो गया छोड़े, मतलब जब से रिजल्ट आया 22 नवंबर के, अभी भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं रिवाइज किया हूँ, तो मैं वो क्वेश्चन का बेसिक तो कर ही ले जाऊंगा। मे भी फाइनल सोल्यूशन 6 महीने बाद हो गया कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन इतना मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया PYQ का कि सारे क्वेश्चन पता हैं किस सेट पैटर्न से कौन सा क्वेश्चन होगा। तो बहुत मस्त है, और सबसे मस्त कंडीशन है PYQ आपको पकड़ में हो, इसके बाद आप बुक वगैरह कुछ भी फॉलो करिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिलेक्शन के लिए, जैसे आपका कोई भी एग्जाम देने के लिए, सिलेक्शन के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ एक बार करना और ना करना एक ही बराबर है। मैं बोलता हूँ कि यार बंदा एक बार पढ़ा और एक बार PYQ लगाया, उसका मतलब उससे ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि तुमको सेम क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, तब नहीं कर पाओगे। तो सिमिलर क्वेश्चन कैसे होगा, उसको बार बार रिविजन करना होता है। एक ही चीज को, कॉम्पिटिटिव का एक ही तरीका है कि एक ही चीज को जो बार बार रिविजन करता है, तो फिर उसको जब कोई चीज आप एक बार पढ़ते हो ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को दोबारा पढ़ोगे, सब कुछ सेम लिखा है, सब कुछ सेम क्वेश्चन है, जब दोबारा करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बढ़ जाता है। अब ऐसे अगर 5 बार किया है तो उसका अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक आ जाता है, जो इसको अगर मॉडिफाई कर दिया ना पेपर क्वेश्चन को, आप कर सकते हो। आप अगर एक बार करोगे तो उसके बाद हो सकता है वही क्वेश्चन आप कर पाओ, 2 बार करोगे वही क्वेश्चन आप कर पाओ। लेकिन अगर आपने 5 बार किया रिवीजन, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको इसको मोल्ड कर दिया, इसका डेटा को कुछ चेंज कर दिया, तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब उसको जो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है, वो ट्विस्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये 4-5 बार करने के बाद ट्विस्ट शुरू होता है आना, समझना। तो इसलिए खुश होके प्रिपरेशन करें। एंड अंकित इज ऑलवेज देयर, एंड मैं तो ऑलवेज हुई, ठीक है, मैं तो फुल टाइम ही हूँ। और तुम लोग अभी नौकरी जैसे जाओगे, बहुत ज़्यादा लोड है अभी सरकारी, जो ऐसे जो लोग को लगता है सरकारी नौकरी में जाएंगे तो कोई काम धाम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लोड आपको मिलेगा। तो जैसे ही लोड मिलेगा तो आपको ज़्यादा आप गाइड नहीं कर पाओगे, बट यस कि आप जितना भी स्टूडेंट है, थोड़ा सा उसको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आई विल कॉन्टैक्ट करने तुमको दूंगा। मैं सबको ही भेजता हूँ, जैसे कोई ज़रूरत पड़ता है कि भाई इस बंदा से बात करो एक बार, तब जाके एक बार 2 बार बात कर लेना। एंड उस टाइम में ऑब्वियसली आपका जो टाइम मिलेगा उसके अंदर ही, एंड दिस इज मैनेजेबल। एंड मंडल इज फुल टाइम सपोर्टर है ही, वो रहेगा, उसमें क्या है, ठीक है। मैं हुई, आपको मिटेल चाहिए मिटेल देंगे, इंटरव्यू गाइडेंस देंगे, ठीक है।
आपको जैसे जैसे जो जितना मेरे तरफ से हो पाता है मैं सारे हमेशा करता रहता हूँ। भाई मैं आईएएस छोड़ के आया ही क्यों? मेरे पास तो इतना बड़ा एक नौकरी था, तो आईएएस छोड़ के आया क्यों? स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, वही नहीं करना है तो फिर आया ही क्यों? ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टूडेंट को गाइड करे। एंड उस ऑब्जेक्टिव का अभी हमें जैसे अंकित जैसा जो स्टूडेंट है, इससे मिल के हमें दिखता है कि नहीं, हम जो आए थे एंड हम जो गाइड करते रहते हैं एंड उससे ज़िंदगी सुधारता है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने इतना लोगों का ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस लाया हूँ, क्योंकि एक फैमिली नहीं, जैसे एक बंदा को नौकरी मिल रहा है, 2 फैमिली बचता है। यस सर। क्योंकि एक फैमिली तो हो गया कि तुम्हारा फैमिली, दूसरा होता है कि जो लड़की का घर वाले ढूंढता रहता है कि कोई हमें एक बंदा मिल जाए, कोई हमें बंदा मिल जाए, जो भी लड़के का शादी कराना चाहता है ना, वो ढूंढता रहता है भाई किसको लड़की दे, मतलब कोई, ये तो हमारे पास कौन है, ऑप्शन ही नहीं मिलता अभी कि किसके साथ लड़की का शादी कराए। तो ये एक बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्या होगा कि आपका ये सक्सेस के कारण 2 फैमिली का जो है आपका एक टेंशन जो होता है वो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा टेंशन आता है, तुम लोग झड़ो के, अलग बात है तो अलग बात है। बट वो जो है कि ये जो शादी होने वाला जो है वहाँ तक तो हो जाता है। तो वो वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका ध्यान रखें कि एक बंदा को जब रोजगार मिलता है, एक बंदा को जब ऐसे नौकरी मिलता है, उसके बाद 2 फैमिली उससे मतलब एक चैन का सांस लेता है। तो इससे हम बहुत खुश हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो एंड फिर हम मिलते हैं एंड विथ अनदर थिंग। एंड यहाँ पे अंकित के साथ आज मैं हूँ एंड खुश रहे। एंड अंकित को भी बोलता हूँ तुम भी खुश रहे एंड जिंदगी में और तरक्की करे और अच्छा कुछ करे। तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। ओके, थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू।